हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज आप इंटरमीडिएट की क्लासेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट चलने वाला है, जो कि आपको बहुत फंसाता है छोटे छोटे टर्म्स में। और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स उसको बहुत ही जिसको कहते हैं गंभीरता से लेते हुए भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा बहुत दिक्कतें आपको आती हैं। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, चलिए देखते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, साथ ही स्टूडेंट्स ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन क्यों बनाया जाता है इसके विषय में डिस्कस किया जाएगा। और साथ ही साथ 11th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपके एग्जाम्स में भी आता है। तो स्टूडेंट्स, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, the bank reconciliation statement is that statement which adjusts your transactions and why the differences between cash book and passbook। स्टूडेंट्स देखो, इसे बनाने से पहले सबसे पहले आप एक चीज़ जान लो कि जितने भी बिजनेसमैन होते हैं इनका खाता बैंक में होता है, यानी कि इनका ट्रांजैक्शन बैंक से होता है। आज के टाइम पे जितने भी बिजनेसमैन हैं ये सबसे पहले अकाउंट ओपन कर लेते हैं बैंक में, आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हो। एंड उनका ट्रांजैक्शन बैंक से होता रहता है। फिर क्या होता है, ये जो बैंक होता है ना, इनके अकाउंट को जब ओपन करता है तो इनको एक कॉपी, इनको पासबुक की एक कॉपी इनको दे देता है, जिसमें जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं उसकी एंट्री की जाती है। और ये एंट्री बैंक करता है, बिजनेसमैन नहीं। दैट इज क्लियर? ओके। जितने भी ट्रांजैक्शन बिजनेसमैन ने बैंक से किए उसके लिए उसने क्या किया, बैंक में अकाउंट ओपन होते समय उनको एक पासबुक इशू कर देता है। और उस पासबुक में बैंक द्वारा रिकॉर्डेड चीज़ों को, बैंक द्वारा जितनी ट्रांजैक्शन की गई हैं वो बैंक द्वारा रिकॉर्ड की जाती हैं। इट मीन कि पासबुक में जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किया जाता है वो बैंक के द्वारा किया जाता है। स्टूडेंट्स, पहले आप तो ये समझ लो, क्योंकि बैंक ही पासबुक के ट्रांजैक्शन को लिखता है, यानी रिकॉर्ड्स करता है, यानी कि ये कह सकते हैं प्रिंट करता है। बैंक के पास सॉफ्टवेयर कॉपी होती है और वो बैंक जो है पासबुक अपने कस्टमर को दे देता है, मतलब कि बिजनेसमैन को दे देता है। या यदि आपका अकाउंट ओपन है बैंक में तो आपको भी वो पासबुक देता है, जिसमें आपका नाम, पता, आपका फोटो, कंप्लीट एविडेंस लिखा होता है। साथ ही साथ जितने ट्रांजैक्शंस आपने बैंक से किए, जब आप जाते हैं वहाँ प्रिंट करवाने अपने पासबुक को, तो टोटल ट्रांजैक्शन का वो प्रिंट आपको बैंक दे देता है, रिकॉर्ड्स दे देता है। ठीक है, आप लेके आते हो उस ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स को। अब देखो, अब क्या करते हो आप, बिजनेसमैन एक कैश बुक बनाता है, तो बैंक जो होता है ना, वो बैंक रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के बाद आपको दे देता है। अच्छा, अब बिजनेसमैन क्या बनाता है अपने यहाँ, बिजनेसमैन पासबुक नहीं बल्कि कैश बुक बनाता है। कैश बुक में वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है। आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हो माय डियर कि बिजनेसमैन प्रिपेयर कैश बुक फॉर ट्रांजेक्शंस एंड बैंक प्रिपेयर द पासबुक। इट मीन कि बैंक पासबुक की एंट्री कर लेता है और वो अपने कस्टमर को दे देता है। अब देखो, यानी कि कैश बुक जो होता है, यानी कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि कैश बुक, मैं एक सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट आपको दे रहा हूं। ये आपका कैश बुक है, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सो स्टूडेंट्स, अब देखो क्या होता है, ये कैश बुक तो आपने बनाया और ये देखो, बस केवल एज ए नॉमिनल, मैं कोई पासबुक का फॉर्मेट नहीं ड्रा कर रहा हूं,
क्योंकि पासबुक में पर्टिकुलर का एक कॉलम बना देता है बैंक और फिर दोनों साइड में डेबिट क्रेडिट लिखता चला जाता है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक फॉर्मेट ड्रा कर रहा हूँ। ये पासबुक है और सेम यही चीज कि डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अब देखो ये आपका पासबुक है, ये आपका कैश बुक है। अब देखो एक डेट निश्चित है कि यहाँ देखो आपका टू बैलेंस बीडी, यदि आपके पास बैलेंस 1,00,000 रुपए है तो यहाँ बाई बैलेंस बीडी 1,00,000 रुपए। देखो जितना पैसा आपके पास आप मानते हो कि कैश का जो बैलेंस है वो आपके पास 1,00,000 रुपए है और बैंक में वही बैलेंस सेम किसी पर्टिकुलर फर्स्ट डेट को ये आपने बैलेंस लिखा हुआ है। अब देखो ना, जो ट्रांजेक्शन आप बैंक के साथ करोगे, यानी बिजनेसमैन जो ट्रांजेक्शन बैंक के साथ कर रहा है उसमें यदि वो बैंक में क्या हो सकता है भाई, बैंक में आप पैसे भेजोगे, दैट इज क्लियर। तो जब आप बैंक में पैसे भेजोगे, जाहिर सी बात है वो पैसे कहीं से पाओगे, फिर आप कहीं से उसको पैसे भेजोगे। ओके, तो जब आपने क्या किया, एक सिंपल सोचो कि इन दोनों ट्रांजेक्शन्स के बीच, एक तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन कैश बुक बाय बिजनेसमैन एंड ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक इन पासबुक। अब क्या होता है चलिए देखिए, आपने क्या किया, टू चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। ध्यान दीजिएगा, मुझे केवल मोहन लिखना था लेकिन मैं कंप्लीट सेंटेंस को लिखा हूं टू चेक रिसीव फ्रॉम मोहन 1,00,000 या 10,000। ओके, अब ये गलती कर बैठा आपने, ये चेक को तो आपने रिकॉर्ड कर लिया अपने कैश बुक में, लेकिन आपने बैंक भेजना भूल गए। तो बैंक को भेजते तो क्रेडिट में लिखता। अब आपने क्या किया, इस चेक को रिकॉर्ड तो कर लिया बट कुड नॉट सेंड टू प्रेजेंट फॉर विड्रॉ इन बैंक या टू डिपॉजिट इन बैंक, सॉरी। अब आपने क्या किया, 10,000 रुपए का चेक पाया और इस चेक को आपने अपने कैश बुक में तो एंट्री कर ली, लेकिन आप उसे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की डेट तक उसे प्रेजेंट नहीं किया। तो फिर यहाँ पैसे कहाँ से आएंगे, नहीं आएंगे, ठीक है। और फिर क्या होता है, टू डायरेक्टली चेक सेंट बाई कस्टमर। ध्यान दीजिएगा, मैं इसलिए यहां कंप्लीट सेंटेंस लिख रहा हूं ताकि आप समझें। एक कस्टमर है जिसने क्या किया, डायरेक्टली आपके खाते में 50,000 रुपए का चेक भेज दिया, जमा किया, लेकिन उसने क्या किया, ये आपने अपने यहाँ कैश बुक में उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया। अब देखो फिर क्या होता है, आपने कोई चेक इशू किया, मतलब इशू करने का मतलब है कि आपको किसी को पेमेंट देना है, आप किसी अपने सैलरी देने वाले व्यक्ति को, सैलरी को जिसको देना था, आपने उसे पेमेंट किया और चेक काट दिया। चेक काट दिया का मतलब चेक इशू किया। इशू करोगे तो आपने रिकॉर्ड तो मेंटेन करोगे ना, तो आप लिखोगे बाई दीपक। चलो आपने दीपक को आपने सैलरी दी तो आप लिख दो सैलरी 5,000 सैलरी दी। अब मालूम है ये दीपक को जब आपने सैलरी दी तो ये दीपक पता चला कि बैंक के पास गए ही नहीं, बैंक के पास नहीं गए, इट मीन कि यहां से पैसा विथड्रॉ नहीं हुआ। विथड्रॉ नहीं हुआ तो फिर क्या है, यहाँ तो बैलेंस अवेलेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप बताओ। जी हो जाएगा, क्योंकि जब तक ये बैंक के पास नहीं जाएंगे। अब देखो क्या हुआ, आपने चेक तो इशू कर दिया, चेक तो क्या किया, इशू कर दिया, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक काट के आपने दे दिया किसी को वेजेस पेमेंट करने के लिए, और गलती से आपने क्या किया, अपने कैश बुक में उससे रिकॉर्ड नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ
कि आपने चेक इशू किया, काट दिया कि वो जाएगा बैंक से पैसा ले लेगा। तो ये आपका जो पेमेंट साइड है ना, ये देखो कैशबुक का ये जो क्रेडिट साइड होता है ये पेमेंट साइड होता है, और ये जो है रिसीप्ट साइड होता है। तो अब देखो रिसीप्ट साइड, अच्छा इसका क्या होता है, ये आपका रिसीप्ट साइड होता है और ये आपका पेमेंट साइड होता है, यानी कि जस्ट अपोजिट होता है कैशबुक का पासबुक में और पासबुक का कैशबुक में। अभी उसका एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, घबराएंगे। आपने क्या किया, वेतन दिया आपने, सही आपने वेजेस पेमेंट की, आपने वेजेस पेमेंट की और चेक दिया, लेकिन आपने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया। तो वो जाएगा जिसको भी आपने वेजेस के लिए चेक दिया है, तो यहाँ लिखेगा बैंक टू जिसको आपने चेक दिया होगा, चाहे वो दीपक को दिया हो, जिसको भी, चलो उसने 5000 क्या किए, 1000 वेजेस था, उसने बैंक ने पेमेंट कर दिए। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, अब देखो बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, तो कहाँ लिखेगा सर, वो तो पासबुक में ही लिखेगा ना, कैशबुक में तो लिखने नहीं आएगा। बैंक ने क्या किया, आपको इंटरेस्ट दिया आपके डिपॉजिट पर, तो किधर कलेक्ट होगा, बाई इंटरेस्ट क्रेडिटेड, बैंक लिखता है ना। चलो मान लो 5000 का बैंक ने आपको इंटरेस्ट दे दिया, लेकिन यहां रिकॉर्ड तो नहीं हुआ है ना जी, नहीं हुआ। ओके, अब देखो बैंक ने अपने एक्सपेंसेस का चार्जेस काटता है। एक्चुअली जो बैंक आपको सर्विसेज देता है ना, उस सर्विसेज के लिए आपसे चार्जेस लेता है। तो बैंक ने क्या किया, आपके खाते में पैसे थे, बैंक चार्जेस उसने काट लिए मतलब कि एक्सपेंस साइड में लिख दिया टू बैंक चार्जेज, चलो लिख लो 4000। बैंक ने चार्जेस के लिए 4000 काट लिए, यानी कि डेबिट कर लिए। और फिर क्या हुआ, आपके इस कैश बुक में इधर रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो चलो अब बैलेंस देखा जाए, अब जस्ट इस पे बैलेंस देखा जाए कि 1,10,000 और ये 5000 डिडक्ट कर लो, तो बाई बैलेंस CD 1,05,000, ये 1,10,000 एंड 1,10,000। इधर देखो 1,55,000 डिडक्ट कर लो, तो टू बैलेंस CD 1,50,000। ओके माय डियर, अब हम आपको यहां से बताना चाहते हैं, आपने देखा आपकी कैश बुक का बैलेंस 1,05,000 है, जबकि आपके पासबुक में आपका बैलेंस 1,50,000 है। तब तो आप खुश हो गए कि अभी आप बैंक में पैसा 1,50,000 है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के डेट पे। ऐसा तो होगा नहीं कि आपका कैश बुक 1,05,000 बताए और आपका पासबुक आपका बैलेंस बताए 1,50,000 का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कई चीजें मैं बताना चाहता हूँ। देखो कैश बुक का जो डेबिट साइड होता है वो कैश रिसीप्ट बताता है, जो कैश आपको मिलेगा वो आप डेबिट साइड में लिखते हो, और पासबुक का वही चीज जो पैसा आपका बैंक में डिपॉजिट होता है वो आपके क्रेडिट साइड में लिखता है। मतलब कैश बुक का डेबिट साइड और पासबुक का क्रेडिट साइड आपका बैंक बैलेंस, आपका कैश बैलेंस बताता है। जस्ट अपोजिट, यदि पेमेंट साइड ज़्यादा हो जाए कैश बुक का, तो इट डिस्क्लोज द ओवरड्राफ्ट, यानी कि आपके पास जितना पैसा था कहीं उससे ज़्यादा आपने एक्सपेंस किया, और फिर अगर जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो ये आपका ओवरड्राफ्ट बताता है माय डियर, ओवरड्राफ्ट बताता है। सो स्टूडेंट्स, अब इस रीजन को आपका ऐसा क्या वजह हुआ कि आपके बैंक बैलेंस 1,50,000 जबकि कैश बैलेंस 1,05,000 बता रहा है, क्या इसके वजह हैं। इस वजह को खोजना, इस वजह को खोज के उसका सही जो होता है ट्रीटमेंट उसको करना,
यानी इस असुविधा को, जितनी ये प्रॉब्लम हुई है, ये रीजन बताते हुए कि क्यों ऐसा हुआ है, डिफरेंस क्यों इतना डिफरेंस आया है कैश बुक और पासबुक के बीच, इस डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए, इस डिफरेंस को सही करने के लिए बिजनेसमैन बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाता है, बिजनेसमैन बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाता है। तो अभी देखो इसी में कई रीजन्स छुपे हुए हैं, कई रीजन्स क्या हैं, छुपे हुए हैं, जिनसे कि हम लोग एक स्टेटमेंट फॉर्म में उसको लिख दिया जाएगा और ये एग्जैक्टली दोनों का बैलेंस मेंटेन कर लिया जाएगा। अब यहीं पे देखो, हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए कैश बुक का डेबिट बैलेंस लेके चल सकते हैं। ठीक है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस कितना है, 1,05,000। ध्यान दीजिएगा, कैश बुक के डेबिट बैलेंस का मतलब होता है डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है। इट मीन कि जो बैलेंस CD लिखा जाएगा यही डेबिट बैलेंस कहा जाता है। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि सर लिखा तो क्रेडिट में है, क्यों डेबिट बैलेंस बोल रहे हो। एक्चुअली डेबिट ही ज़्यादा था तभी तो लिखे हैं डेबिट बैलेंस। हाँ, क्रेडिट ज़्यादा होता तो इधर लिखते टू बैलेंस CD, तब वो क्रेडिट बैलेंस हो जाता। तो सो स्टूडेंट्स, वी हैव 4 terms. First, the cash balance, debit balance of cash book and credit balance of cash book, credit balance of passbook and debit balance of passbook। लेकिन फाइनली ये साइड बैलेंस और ये साइड बैलेंस ऑफ पासबुक और ये साइड बैलेंस ऑफ कैश बुक, it indicate the bank balance, the cash balance of businessman, and the side of credit of cash book and the पासबुक डेबिट साइड इंडिकेट द ओवरड्राफ्ट। अब आपके मन में चल रहा होगा सर ये ओवरड्राफ्ट क्या है, इसको भी समझा दीजिए। एक्चुअली जब आपने आपके जितने इनकम है इससे ज़्यादा एक्सपेंस किया तो कहाँ से किया होगा, बैंक से लोन लेके किया होगा, नहीं बैंक से पैसे निकाले होंगे। तो यदि आपके बैंक में आपका जितना पैसा है कहीं उससे ज़्यादा यदि आपने निकाल लिया है तो ओवरड्राफ्ट हो जाता है। अब आपके समझ में आएगा सर ये ओवरड्राफ्ट हमको भी मिलेगा क्या। एक्चुअली ओवरड्राफ्ट के लिए बैंक का कुछ रूल्स एंड टर्म एंड कंडीशंस होता है जिसके अकॉर्डिंग देता है। तो स्टूडेंट्स यदि आप फुलफिल कीजिए इस टर्म्स एंड कंडीशन को तो आपको बैंक भी ओवरड्राफ्ट देगा, आपको भी देगा, बिल्कुल देगा। तो चलिए हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन के अगले स्टेप की ओर चलें, लेकिन पहले आप इसको, इस कैश बुक को, माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, यदि कोई स्टूडेंट्स कैश बुक और पासबुक को नहीं समझता है तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट उसे कभी नहीं आएगा। तो आई होप कि आप अपनी पिछली क्लासेस से जो कैश बुक का टर्म्स है, जो पासबुक का टर्म्स है, कैश बुक में किधर आपका क्या अमाउंट लिखा जाना है, यदि आप ये अच्छे से समझते हो तो समझ जाओगे। वैसे ही मैंने समझाया आपको कि यदि आपके पास पैसे आते हैं तो आप कैश बुक में डेबिट में लिखोगे, और यदि आपके पास से पैसे एक्सपेंस होते हैं इन कैश, ध्यान दीजिएगा कैश बुक में केवल हम लोग कैश ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं। यदि कैश आपके यहाँ आएगा तो डेबिट में, आपके यहाँ से जाएगा तो क्रेडिट में। एंड माय डियर जस्ट अपोजिट, जब आपके पास आपके बैंक में पैसे आएंगे तो पासबुक में क्रेडिट किए जाते हैं, और जब आपके बैंक से पैसे निकलेंगे तो पासबुक में डेबिट किए जाते हैं। ये आप बातें ध्यान रखना, ये बातें ध्यान रखना, ओके। और आज नहीं, एडिशनल जितने भी आगे की क्लासेस आपकी चलती हैं हर जगह पे इसको ध्यान देना, तो आपको पता चलेगा कैश बुक और पासबुक में, कैश बुक और पासबुक आपको क्या बताते हैं। ओके माय डियर, चलिए इसको पहले एरीज करते हैं और फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की ओर। देखो ये जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है ना, इसको 2 बेसिस पे आप बना सकते हो, 2 बेसिस पे बना सकते हो। पहला बाई कैश बुक बैलेंस और दूसरा बाई पासबुक बैलेंस। सो डियर, यदि आप कैश बुक का बैलेंस लेके चलते हैं तो 2 बातें हो सकती हैं, एक तो डेबिट बैलेंस और एक तो क्रेडिट बैलेंस। और जस्ट अपोजिट इसका भी वही हाल है, इसका भी डेबिट बैलेंस लेके चल सकते हैं और इसका भी
क्रेडिट बैलेंस लेके चल सकते हैं। दैट इज क्लियर। ध्यान दीजिएगा, ये जो दोनों है ना, ये ओवरड्राफ्ट बनाते हैं, जबकि ये बैलेंस ऑफ कैश एंड ये भी बैलेंस ऑफ कैश बताते हैं। इसका मतलब है कि यदि कैश बुक का डेबिट बैलेंस लेके चलते हो और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस लेके चलते हो तो ये आपका बैलेंस बताएंगे और इस बैलेंस के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। साथ ही साथ यदि आप वो बैलेंस कैश बैलेंस क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक लेके चलते हो तो आपको ये ओवरड्राफ्ट का बैलेंस लेके चलना होगा। इट मीन स्टूडेंट्स कि यू हैव फोर ऑप्शन that you create your bank reconciliation statement with the help of four. First, the debit balance of cash book. Second, credit balance of cash book. Third, debit balance of passbook and credit balance of passbook. Now, अब हम लोग स्टार्ट किया जाएगा एक एक बैलेंस के साथ और कौन से कैसे हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। चले देखें। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे। इस स्टेटमेंट के जो रीजंस हैं स्टेटमेंट में कि किन वजह से कैशबुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, यानी इक्वल नहीं है, उस रीजंस के विषय में हम लोग स्टडी किया जाएगा। एक एक रीजंस के विषय में स्टडी किया जाएगा, फिर उसके बाद कोई एग्जांपल्स लेके बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ड्रा किया जाएगा। इट मीन स्टूडेंट्स की वो डिफरेंट रीजंस कौन से हैं कि जिनकी वजह से कैशबुक और पासबुक के बीच डिफरेंसेस आते हैं। ये स्टेटमेंट बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है। ये आप ऊपर लिखेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट माय डियर स्टूडेंट्स, एंड यहाँ लिखेंगे कि किस डेट को आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हो। आपने एक साइड में अपना कैशबुक रखा, एक साइड में अपना पासबुक का स्टेटमेंट बैंक से मंगवा लिया, उसको रख लिया। अब वो रीजंस कौन से निकल के आते हैं कि जिनके बीच गलतियां हुई और दोनों का बैलेंस एक इक्वल नहीं है, एक समान इक्वल नहीं है, बल्कि डिफरेंसेस हैं। चलिए उन गलतियों के विषय में पहले डिस्कशन कर लिया जाए। पहली गलती तो ये थी कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ये देखो आपने क्या किया, आपने क्या किया ना, ये देखो चेक का फॉर्मेट है, ये देखो चेक का फॉर्मेट है। और फिर आपने क्या किया कि इसमें से आपको पेमेंट्स देने थे और निकाला, एक चेक निकाला, मोहन के नाम से अमाउंट लिखा, पेड किया, और फिर क्या किया, इसको मोहन को चेक इशू कर लिया और अपने कैश बुक में लिख दिया टू मोहन। अब क्यों पेमेंट किया, ये यदि आपने सैलरी पेमेंट की तो लिख दिया सैलरी, कहाँ लिखा, कैश बुक में लिख दिया, चेक में नहीं। चेक तो आपने मोहन के नाम से काट के ऐसे यहाँ लिखा, यहाँ माय डियर, यहाँ आपने क्या किया, यहाँ देखो आपने मोहन का नाम लिखा और यहाँ अमाउंट लिख दिया और साइन बना दिए, और फिर क्या था कि आपने मोहन को चेक दे दिया। अब देखो आपने चेक दे दिया, आपने पेमेंट कर लिया, तो ये जो पेमेंट किया इसका रिकॉर्ड आपने कैश बुक में लिख लिया, लेकिन मोहन अभी बैंक तक पहुँचे नहीं। जब आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हो तो आप बताओ, आपकी बैंक से पैसे तो नहीं निकलेंगे ना, लेकिन मोहन ने क्या किया, मोहन को आपने चेक पेमेंट दे दिया, वो लेके चेक गया, अभी 6 महीने की वैलिडिटी है, सोच रहा है जब मन कहेगा तब जाके ले लेंगे बैंक से। तो इसका मतलब है कि अभी आपके बैंक में पैसे हैं, लेकिन आपने क्या किया, अपने कैश बुक से पैसे घटा दिए। तो इसका मतलब है कि आपका कैश बुक उतने अमाउंट से घट गया। तो जब घट गया तो एडजस्टमेंट में क्या किया जाएगा,
एडजस्टमेंट में उस कैश बुक में, सॉरी, उस अपने कैश बैलेंस में उतना अमाउंट जितना बैंक बैलेंस से डिडक्ट आपने चेक काटे हुए थे वो ऐड कर लेंगे। दैट इज क्लियर। और यदि पासबुक का बैलेंस लेके चल रहे हो तो पासबुक के बैलेंस में से जस्ट अपोजिट माइनस कर लोगे। ओके, अभी हम उसके विषय में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग केवल उसके विषय में बात कर रहे हैं कि क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से कैशबुक और पासबुक के बीच डिफरेंसेस होते हैं। चलो देखो, सेकंड, चेक इशूड बट नॉट इंटर इनटू कैशबुक। अच्छा, ये भी रीजंस हो सकते हैं कि आपने चेक काट दिया, मोहन ले जाके बैंक में प्रेजेंट होके निकाल लिया, लेकिन गलती आपसे कहाँ हो गई कि आपने क्या किया, उसे कैश बुक में नहीं लिखा। चेक जब इशू करोगे तो ये आपका खर्च है, खर्च है यानी पेमेंट है, कैश पेमेंट है, तो क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए था ना बैंक उसमें कैश बुक में, लेकिन आपने क्या किया माय डियर, आपने इसको नहीं लिखा, आपने इसको नहीं लिखा। तो जब नहीं लिखा तो फिर क्या हुआ, आपके कैश बुक में पैसा बढ़ा हुआ है क्योंकि पेमेंट साइड में लिखा ही नहीं, और वो जाके जिसको आपने चेक काट के दिए उसने पैसे निकाल लिए, तो फिर वहाँ से पैसे घट गए आपके। तो पैसे जब घट गए तो फिर क्या होगा, देयर विल बी डिफरेंसेस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस। नाउ वी एडजस्ट इट। बाद में जब हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो इसको एडजस्ट किया जाएगा। ओके, थर्ड केस, कस्टमर्स directly deposited in बैंक अकाउंट। आपके कस्टमर्स ने क्या किया ना, आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसे भेज दिए। तो अब बताओ, बैंक आपके कैश बुक में तो एंट्री लिखने नहीं आएगा, पैसे आपके पासबुक में यानी बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गए और कैश बुक में घटा हुआ है। तो फिर ये रीजन है ना डिफरेंसेस का। यस सर, अब कुछ समझ में आ रहा है कि रीजन ऐसे क्यों होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे रीजन्स स्टार्ट होते हैं। फोर्थ, चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। माय डियर देखो, जो बैंक होते हैं ना वो एजेंसी फंक्शन भी करते हैं। एजेंसी फंक्शन मतलब कि कभी कभी वो आपके एजेंट की तरह काम करते हैं। आपके चेक डिफरेंट जगहों से आपने चेक पाए और आपने क्या किया, बैंक में उसे कलेक्शन के लिए जमा किया हुआ है। तो जब आपने चेक पाया तो अपने कैश बुक में लिख लिया होगा। फिर जब कैश बुक में आपने इसे लिख लिया ना, तो अभी बैंक में तो कलेक्शन नहीं हुए, तो कैश बुक आपका कैश बुक बैलेंस ज़्यादा बताएगा, जबकि अभी कलेक्ट नहीं हुए तो बैंक में पैसे कम बताएंगे। दैट इज क्लियर, दैट इज क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब रीजंस हैं बेटा कि आपकी कैश बुक और पासबुक के बीच डिफरेंसेस हो जाएंगे। अगला, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ बिजनेसमैन बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। देखो, कभी कभी बिजनेसमैन के बिहाफ पर बैंक उनका इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है वो पेमेंट कर देता है। तो फिर क्या हुआ, आपके बैंक से पैसे घट गए और आपके कैश बुक में पैसे क्या है, बढ़े हुए हैं। जब तक आप नहीं उसको लिखोगे अपने पेमेंट साइड में तो फिर क्या होगा, फिर ये रीजन हो जाएगा ना कि जिसकी वजह से आपके कैश बुक में पैसे घटे अधिक हुए हैं और पासबुक में पैसे घटे हुए हैं। ठीक है, चलो ठीक है। एंड नेक्स्ट रीजन क्या हो सकते हैं, सिक्स रीजन। देखो, बैंक कभी कभी जो है ना, आपने अपने बिल ऑफ एक्सचेंज को आपने वहां कलेक्शन के लिए भेजा हुआ था, बिल्स डिसऑनर। देखो, आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कलेक्शन के लिए बैंक के पास भेजा हुआ था
और फिर क्या हुआ, जब आपने बिल ऑफ एक्सचेंज को कलेक्शन के लिए भेजा तो अपने कैश बुक में लिख लिया होगा, यानी पैसा आपका कैश बुक में तो अधिक हो गया। लेकिन वो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो गए, डिसऑनर हो गए। डिसऑनर मतलब कि बैंक उन्होंने ड्राइवी के पास पैसे लेने के लिए भेजा, ड्राइवी ने उनको पेमेंट ही नहीं करी, तो डिसऑनर हो गया। आपने तो माना कि आपको पैसे मिल चुके, आपने अपने बैंक कैश बुक के डेबिट साइड में एंट्री कर ली, लेकिन पासबुक में इट मीन कि बैंक बैलेंस अभी कलेक्ट ही नहीं हुआ, ये बिल डिसऑनर हो गया। इसका मतलब है कि कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस होंगे, निश्चित होंगे। चलो देखो फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। देखो कभी कभी पेमेंट बैंक ने क्या किया, डायरेक्टली पेमेंट किया आपके किसी पेमेंट्स का, और फिर क्या किया, बैंक ने पेमेंट किया तो बैंक के यहाँ से पैसे घट गए, लेकिन आपके अभी कैश बुक में पैसे तो घटे नहीं। तो ये रीजन हो सकता है माय डियर, ये रीजन हो सकता है कि आपका कैश बुक और पासबुक दोनों मैच नहीं हो रहा। अगला, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक but not recorded in cash book। It mean my dear students कि मालूम है आपको बैंक ब्याज देता है, आपको बैंक इंटरेस्ट देता है, लेकिन आपने क्या किया, आपको उसने जब ब्याज दिया तो अपने यहाँ रिकॉर्ड्स तो मेंटेन कर लेगा, अपने यहाँ रिकॉर्ड्स तो अपने पासबुक में यानी आपके अकाउंट में क्रेडिट कर लेगा, लेकिन आपसे तभी तो बताएगा जब आप पासबुक की प्रिंटिंग के लिए जाओगे। तो माय डियर अभी जब तक आपने क्या किया, देखा आपके कैश बुक में पैसे नहीं हैं, यानी कम हो गए हैं, कम होने का मतलब उतने अमाउंट से कम हो गया जितना बैंक ने इंटरेस्ट दिया, तो फिर क्या करोगे, ये रीजन है। और फिर इसका एडजस्टमेंट किया जाएगा, अगली क्लास में इसका एडजस्टमेंट किया जाएगा कि कैसे हमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने हैं। नाउ डियर नेक्स्ट रीजन, ये जो भी टॉपिक था, नेक्स्ट रीजन हो सकते हैं बैंक चार्जेज डेबिटेड बाई बैंक but not recorded in कैश बुक। एक्चुअली जितने भी आपके एक्सपेंसेस, यानी जितने भी आपको बैंक आपकी सर्विसेज देता है, उसके लिए आपका एक्सपेंस जो होता है ना, आपका एक्सपेंस नहीं, जो बैंक का एक्सपेंस होता है, उसके लिए बैंक आपसे चार्जेस काटता है। आप खुद जाओ, आप बैंक में जाते हो, वहाँ पानी पीते हो, वहाँ के एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, वहाँ के कंप्यूटर इक्विपमेंट्स के खर्चे हैं, साथ ही साथ स्टेशनरी वगैरह के खर्चे हैं, प्लस आप एटीएम से पैसे निकालते हो, अपने आपकी डिपॉजिट्स वहाँ होती है। तो तमाम ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो बैंक का खर्च होता है, तो उस खर्च को मेंटेन के लिए, उस खर्च को कंपनसेट के लिए बैंक अपने कस्टमर से चार्जेस लेता है। अच्छा बताओ, दुनिया में कोई काम कोई फ्री करेगा? कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक का काम क्या है, आपके ट्रांजैक्शन को मेंटेन करना, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज करना, चेक का कलेक्शन करना, आपके एजेंसी फंक्शन को भी मेंटेन करना। तो इसके बदले बैंक्स क्या लेते हैं, आपसे चार्जेस लेते हैं, यानी कि वो आपके खाते से पैसे काट लेते हैं अपने चार्जेस के लिए। तो फिर क्या होगा, बैंक ने आपको बताने तो ही आएगा कि मैंने अपने आपके चार्जेस काटे, आपके खाते में पैसे थे, काट लिया उसने, तो वो आपको बताया नहीं। इसका मतलब है कि आपके कैश बुक में एंट्री नहीं हुई क्रेडिट साइड में, इसका मतलब कि उतने अमाउंट से आपका कैश बुक इनक्रीजेज है, तो ये अमाउंट क्या होगा, आपके कैश बुक से डिक्रीज किया जाएगा जब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट मेंटेन किया जाएगा। तो नाउ डियर देयर आर सम केसेस। अब देखो फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, अब आपको क्वेश्चन फंसाता है। क्या क्वेश्चन फंसाता है, लिखेगा लिखेगा wrongly debited some amount, wrongly debited some amount in cash book, यानी कि wrongly debited some amount
इन कैश बुक। यानी गलती से कोई अमाउंट कैश बुक में डेबिट लिख दिया गया, इसका मतलब डेबिट में लिखने का मतलब गलती से यदि कोई चीज़ लिखा गया है तो वो गलती नहीं होनी चाहिए थी। इट मीन कि उतने अमाउंट से आपका कैश का बैलेंस अधिक हो गया, तो जब हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसे डिडक्ट कर लेंगे उसके बैलेंस से। ऐसे ही रॉन्गली क्रेडिटेड में भी एनी अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड, तो यदि आपकी कैश बुक में रॉन्गली क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट का मतलब उतने अमाउंट से पैसे घट गया है, तो उसको एडजस्ट किया जाएगा। फॉर द एबव रीजंस वी प्रिपेयर्ड सॉरी वी प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इनके इस रीजन की वजह से जो कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस हुए हैं, यानी कि कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंसेस हुए हैं, इनकी वजह से हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट ये होता है माय डियर, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट आप ड्रा कीजिए। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट अब ड्रा कीजिए। ये देखो, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, particular amount and amount columns, and also the date where you prepare the bank reconciliation statement. Date is so important because any check issued and after present after the particular date of bank reconciliation statement. So here so important the bank reconciliation statement my dear. Okay, मैंने आपको चार बातें बताया कि जिसका बैलेंस लेके आपको चलना है। किसका बैलेंस? एक तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस, इसका मतलब है कि बैलेंस ब्रैकेट में लिखो क्रेडिट एज पर कैश बुक, और फिगर यहां लिखो। फिगर कहां लिखो? फिगर यहां लिखो। ओके ओके, या ये प्लस आइटम कर लो, ये माइनस आइटम कर लो, कुछ भी आप कर लो स्टेटमेंट फॉर्मेट में। तो स्टूडेंट्स अब देखो इसमें ऐड क्या क्या करनी है और लेस क्या क्या करनी है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। आपने क्या किया? आपने क्या किया? अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया है। सर क्या बताया है? अभी मैंने कहा कि ये चेक आपने यहाँ 5000 के चेक काटे, यहाँ नाम लिखा, यहाँ अमाउंट लिखा, यहाँ साइन बना दिया, चेक काट के आपने पेमेंट्स कर लिए। ठीक है, अब आपने पेमेंट्स कर लिया, लेकिन चेक इशू कर लिया, कैश बुक में लिख लिया, पेमेंट के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ इस डेट तक। फिर क्या होगा? कैश बुक में आपके पैसे घट जाएंगे जितने का आपने चेक काटा है, और पासबुक में उतने पैसे अधिक हो जाएंगे। ओके डियर, फिर क्या होगा? तो हम इसे जब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो इस पैसे को हम ऐड कर लेंगे। कहाँ पे? कैश बुक में ऐड कर लेंगे। इट मीन ऐड का कॉलम यहाँ। फिर क्या किया आपने? पहला, सेकेंड, चेक डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक बट नॉट इंटर इनटू कैश बुक। मालूम है कस्टमर ने क्या किया? डायरेक्टली उनके खाते में चेक जमा कराया या कैश जमा किया, और कैश लिख सकते हैं। और फिर क्या हुआ? कैश बुक में नहीं लिखा गया, तो कैश बुक में नहीं लिखा गया तो इतने अमाउंट से आपका कैश घट जाएगा कि नहीं? जब घट जाएगा तो इसे क्या कर लो? ऐड कर लो। ओके, बोले जी। कस्टमर पेमेंट टू डायरेक्टली इन बैंक और थर्ड केस,
check or bills sent to bank but not enter into कैश बुक। आपने क्या किया, चेक या कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज जो बैंक भेज दिया, लेकिन आपने कैश बुक में एंटर नहीं किया। बैंक, अब दो चीजें हैं स्टूडेंट्स, चेक इशूड एंड चेक सेंट, ये दोनों में डिफरेंसेस होता है। अक्सर स्टूडेंट्स इसी को गलती समझ जाते हैं। चेक इशूड का मतलब आपने पेमेंट के उद्देश्य से चेक काटे हुए हैं, चेक इशू किए हुए हैं, और चेक सेंड का मतलब डिपॉजिट के लिए आपने वहां भेजा। इस लैंग्वेज में आपसे डिफरेंसेस हो जाती है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आप नहीं कर पाते हो, नहीं बना पाते हो। तो आई होप कि आज आप समझ लेंगे और कभी भी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आपसे गलतियां नहीं होंगी। फिर क्या था, फोर्थ, इंटरेस्ट credited by bank but not recorded in cash book। ये चीज अभी जस्ट 2 मिनट पहले हमने बताया कि आपके बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, तो इंटरेस्ट दिया तो पास, यानी कि जो आपका बैंक की स्टेटमेंट है वहां तो लिखा जाएगा, लेकिन आपकी कैश बुक में नहीं लिखा। तो फिर क्या करोगे, उसे ऐड कर लोगे, उसे ऐड कर लोगे। इट मीन स्टूडेंट्स, फिर अगला स्टेटमेंट क्या हो सकता है, अगली प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है जिससे आपका कैश बुक घटा हो। आपके बैंक में डिविडेंड कलेक्ट हुए, आपके बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट हुए और आपको मालूम नहीं था। यानी फिफ्थ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डिविडेंड्स ऑन शेयर्स एंड इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट collected by bank but not recorded in cash book। ध्यान दो, अभी हम केवल ऐड करने वाले कंटेंट्स, जब हम लोग बैलेंस एज पर कैश बुक लेके चल रहे हैं तब की बात कर रहे हैं कि बैंक ने आपके इन्वेस्टमेंट का इनकम, आपके डिवेंचर का इंटरेस्ट, आपके डिविडेंड्स यानी कि आपने शेयर्स किसी कंपनी के लिए हुए हैं, इसको कलेक्ट किया और फिर ये एंट्री आपकी कैश बुक में नहीं हुई, तो उतने अमाउंट से आपका कैश बुक घटा है कि नहीं घटा है, कैश बुक का बैलेंस घटा है। सो स्टूडेंट्स, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। और जस्ट अपोजिट कुछ चीज़ें हैं जिनको डिडक्ट किया जाएगा। चलिए देखा जाए कि किनको डिडक्ट किया जाना है। स्टूडेंट्स, टॉपिक वही है, बस अब ये देखा जाए कि कौन से अमाउंट आपके इस कैश बुक के बैलेंस से डिडक्ट होने वाले हैं। ध्यान से सोचो, जो अभी आपको इसके पहले ऐड होने वाली बात बताया गया है, उसमें से कौन सा, क्या ऐसा एडजस्टमेंट होगा, क्या ऐसे एक्टिविटीज होंगे जिनकी वजह से पैसा डिडक्ट करना होगा कैश बुक से। तो चले देखें, चेक इशूड बट नॉट इंटर्ड इनटू कैश बुक। फर्स्ट, लेस होने वाले कंटेंट है, चेक इशूड बट नॉट इंटर्ड इनटू कैश बुक। तो ये जो घटाने वाले आइटम्स हैं उनको हम ब्रैकेट में लेते चलेंगे। ओके, आपने चेक इशू किया तो कैश बुक में से पैसा घटाना चाहिए, यानी कि आपको क्रेडिट में लिखना चाहिए, और आपने क्या किया, नहीं लिखा। तो जब नहीं लिखा तो उतने अमाउंट से आपका कैश बुक तो बढ़ा हुआ है, तो घटा देंगे एडजस्टमेंट के लिए जब हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। ओके, दैट इज क्लियर। चेक सेंट टू बैंक, चेक सेंट टू बैंक, आपने क्या किया,
आपने चेक को रिकॉर्ड कर लिया, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर, रिकॉर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। चेक received from customers, recorded in cash book but not sent to bank for deposit। आपने किसी ग्राहक से चेक पाए, ओके, आपने कैश बुक में उसे लिख लिया लेकिन बैंक नहीं भेजा, तो इस अमाउंट से आपका कैश बुक क्या होगा, अधिक हो जाएगा। और बैंक भेजा ही नहीं है तो बैंक में पैसे कहाँ से आएंगे भाई, तो फिर क्या होगा, इस अमाउंट को डिडक्ट किया जाएगा कैश बुक के बैलेंस से। ओके ओके, चलो अब फिर क्या होता है, थर्ड पॉइंट, बैंक चार्जेज। बैंक ने क्या किया, आपके एक्सपेंसेस पे चार्जेस काटे, आपके अकाउंट से चार्जेस काटे अपने, लेकिन उसने क्या किया, बैंक ने तो चार्जेस काटे तो बैंक में घट गया लेकिन आपको तो बताने नहीं आया, तो कैश बुक में पैसा बढ़ा हुआ है तो इसको क्या किया जाएगा, इसको डिडक्ट किया जाएगा, इसको डिडक्ट किया जाएगा माय डियर। अब क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, अब क्या हो सकता है, एक्चुअली बैंक ने आपके बिहाफ पर आपका इंश्योरेंस प्रीमियम, आपके एक्सपेंसेस का पेमेंट किया और आपने क्या किया, कैश बुक में उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया, यानी कि बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एंड अदर पेमेंट but not recorded in कैश बुक। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी कैश बुक में ना पैसा बहा हुआ है उतने अमाउंट से जितना बैंक ने पेमेंट कर लिया। भाई बैंक ने पेमेंट किया तो उसकी पासबुक में पैसा तो घट जाएगा ना, उसके अकाउंट से पैसा कट जाएगा, लेकिन आपकी कैश बुक में पैसा तो घटा नहीं, तो उसको उस कैश बुक के पैसे को डिडक्ट किया जाएगा, यहाँ डिडक्ट किया जाएगा। फाइनली सच टोटल एंड एडेड टोटल, ये इस टोटल में से इस टोटल को माइनस कर लेंगे, ये फिगर जो आपका आएगा ये बेटा आएगा बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। आई मीन कि आपने स्टार्ट किया था क्रेडिट बैलेंस आप कैश बुक से और क्लोज होता है आपका बैलेंस एज पर पासबुक से। डेबिट बैलेंस आप कैश बुक से स्टार्ट किया था और ये क्रेडिट बैलेंस आप पासबुक आपका आता है माय डियर। ये आपका ऐसे इस तरह से आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कब, बैलेंस एज पर कैश बुक लेके जब हम चलेंगे वो भी डेबिट बैलेंस, तब का ये मेंटेन होगा। चले एक छोटा सा क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल बुक से सॉल्व किया जाए। नाउ हियर स्टूडेंट्स a normal question to preparation of bank reconciliation statement here. Debit balance of cash book 25,000, check issued but not present 8,000, check sent to bank but not deposit 2,000, interest credit 1,000 but not recorded in cash book, and bank charges not recorded in CB, CB means cash book 5,500, and insurance premium paid by bank but not recorded in cash book, in cash book 3,000 at the 31st March 2018, यानी 31 मार्च 2018 को हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या लिखा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। मैंने कहा अमाउंट आप यहाँ लिखेंगे कितना है
25,000। दैट इज क्लियर माय डियर, दैट इज क्लियर। अब देखें यहाँ आपका पहला चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। आपने क्या किया, चेक दे दिया, काट दिया, इशू कर दिया, यानी कि कैश बुक में लिख लिया, कैश बुक में पेमेंट दिखा दिया, बट ये प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। इसका मतलब है कि आपकी कैश बुक से पैसा घट गया। घट गया तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि ऐड चेक इशूड बट नॉट presented 8,000, check sent to bank for deposit but not deposited। तो फिर क्या होगा, आपने चेक सेंड किया बैंक में भेजा डिपॉजिट के लिए, तो कैश बुक में तो लिख लिया डेबिट में, सॉरी, बट नॉट डिपॉजिटेड। चेक सेंट टू बैंक but not deposited। It mean student, it mean चेक सेंट टू बैंक। आपने क्या की, एंट्री कर ली, कहाँ एंट्री कर ली, कैश बुक में, बट नॉट डिपॉजिटेड। तो आपके बैंक का पैसा घटा हुआ है, कैश बुक का पैसा बढ़ा हुआ है, तो लेस चेक सेंट टू बैंक बट नॉट डिपॉजिटेड, कितना, 2,000। डिडक्ट का अमाउंट हम लोग इस तरह से लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड। इंटरेस्ट आपको मिला माय डियर, तो इंटरेस्ट मिला तो कहाँ लिखा होगा, बैंक ने अपने यहाँ एंट्री तो कर ली, लेकिन कैश बुक में नहीं हुआ, तो ये ऐड होगा बैंक इंटरेस्ट नॉट क्रेडिटेड, सॉरी डेबिटेड इन सीबी, कितना, 1,000। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन सीबी। बैंक चार्जेस इट मीन बैंक ने पैसे काट लिए आपके चार्जेस के, वहाँ पे पैसे घट गए, लेकिन कैश बुक में क्या हुआ, पैसे बहे हुए हैं, इनको आप घटा देंगे, यानी कि बैंक चार्जेस कितना, 500। ओके माय डियर, ओके ओके। फिर क्या है माय डियर, यहाँ देखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड। इसका मतलब क्या हुआ, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया तो वहाँ से पैसे घट गए, लेकिन आपके कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड हुआ, तो पैसे घटने चाहिए थे, यदि इसका उतना पैसा आपका एक्सेस है तो डिडक्ट कर लो। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड, कितना है भाई, 3,000। तो इसका टोटल कर लें आप, तो 8 1 9, 25 9, 34,000। ये देखो 2 3 5,500, 5,500 माइनस कर लो, तो ये आ जाएगा 28,500। दैट इज बैलेंस एज पर passbook। It means the credit balance of passbook and debit balance of cash book। Now here आपका जो अमाउंट होगा पासबुक का वो 28,500 शो कर रहा होगा, और ये आके आपका मैच हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, I hope such practical question and introduction of bank reconciliation statement. Bank reconciliation statement is adjustment of reason why there are differences between cash book and passbook।
बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो एडजस्टमेंट बनाता है, एडजस्टमेंट करता है कि जो रीजन के साथ वजह बताते हुए कि आपके कैश बुक और पासबुक में क्यों डिफरेंसेस हैं। तो मिलते हैं हम आपके साथ अगली क्लास में। आज के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।